109। अच्छा क्या करें? ओके 5 मिनट ज़रा मुझे दें ताकि कल वाली चीज़ों का एक ओवरव्यू ले लें। कोई बबलू कल एब्सेंट तो नहीं था? बहुत जूते पड़ने हैं उसके बाद। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें आप कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन सेलर प्लीज़ 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 सेलर अपने पास चीज़ें रखता है। तो कल के सवाल में मशीन बेचना एक अलग वादा था, स्पेयर पार्ट्स का बेचना एक अलग वादा था, और स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू बुक हुआ था जब आपने उसको कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो आपके पास ही रखवा गया। और यार थोड़ी सी उसको जगह चाहिए, शायद दोस्त है आपका आना चाह रहे आगे। और तीसरी बात थी कि आप जो है किराया पे करेंगे, तो किराया पे करना जो है सेलर के लिए एक और अलग इनकम आ गई। तो 3 वादे थे, मशीन बेचूंगा, स्पेयर पार्ट्स बेचूंगा, और तुम्हें मैं अपना गोदाम प्रोवाइड करूंगा, वहीं तुम चीज़ें रख लो। बिल कर दिया और होल्ड कर लें। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का एक सवाल आज मैं होमवर्क में दूंगा, वही सवाल है जो कल किया था, लेकिन उसमें पैसे जो है वो आप एडवांस में नहीं दे रहे होंगे, बल्कि पैसे बाद में दे रहे होंगे। तो उसका एक सवाल आज होमवर्क में आपको दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हमने ये पढ़ा था पहले सिनेरियो में कि 100 पे सेल बुक करें, 100 पे और 30 और 80 पे, लेकिन दूसरे सिनेरियो में हमने रिमेनिंग डिलीवरीज और जो नए कॉन्ट्रैक्टेड डिलीवरीज हैं उनकी एवरेज ली थी, और आखिरी सिनेरियो में हमने सबकी एवरेज ले ली थी। लेकिन उसमें हमने एक और लाइन डाली थी रेवेन्यू में, रेवेन्यू रिवर्स किया था, और एक जनरल एंट्री भी एक्स्ट्रा हुई थी। ओके, और एक चौथे भी अजीब सी चीज़ पड़ी थी, उसमें वो पुरानी चीज़ नहीं पुरानी चीज़ों का वो कोई मसला आया था, तो वो पुरानी चीज़ों के जो पैसे वापस करने थे वो नेट करके किए थे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, 3 में से कोई एक बात हो जाए, आप सर्विस देते रहें, कस्टमर उसको साथ साथ कंज्यूम करता रहे। दूसरी बात, भाई बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दूसरी बात ये पड़ी थी कि आप उसके प्रेमिसेस में जाके चीज़ बना के देते रहें और साथ साथ इन्हेंस होती रहे वो चीज़, और कस्टमर को उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र होता रहे। और तीसरी बात ये पड़ी थी कि आप अपने ही प्रेमिसेस में चीज़ बनाए, सेलर अपने प्रेमिसेस में चीज़ बनाए, लेकिन एग्रीमेंट में 2 चीज़ें लिखी हों कि सेलर किसी और को चीज़ दे नहीं सकता, या तो कस्टमर ने मना कर दिया या उसकी नेचर ऐसी है कि वो किसी को दे नहीं सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और दूसरी उसकी नेचर ऐसी हो। दूसरी शर्त ये थी कि अगर आप काम अधूरा छोड़ दें तो फिर अधूरे काम के भी बायर को क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। इन तीनों में से कोई एक बात भी हो जाए तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, ओवर टाइम। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने बात की थी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट विन करने के बाद कमीशन दिया वो कैपिटलाइज करके अमोर्टाइज करें, और जो कॉन्ट्रैक्ट विन करने से पहले के सारे खर्चे वो P&L में डाल दें, अनलेस कि वो खर्चे आपके कस्टमर से रिकवरेबल हैं एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। और पास पेपर का क्वेश्चन 3 किया था जुपिटर वाला, जिसमें हमने कहा था यहां कैश आ रहा है, इधर सर्विसेज, इधर सर्विसेज। ये जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, ये जो कल हमने डिस्कशन की थी ये एक और जगह भी अवेलेबल है। इधर ज़रा हैंड रिटन पेज देखना किधर है, नेट ऑन करना पड़ेगा। हैंड रिटन पेजेस देखें, उनमें भी यही वाली डिस्कशन हुई हुई है। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, हैंड रिटन पेज, सबसे एंड पे किताब के सबसे आखिरी सफ़ा होगा शायद, ये नहीं, फाइनल अकाउंट से पीछे आए, फाइनल अकाउंट से पीछे आए और पीछे आए। कितने लोगों को सफ़ा मिल गया IFRS 15 का? ये वाली डिस्कशन कल हुई थी, याद आ गया? और पीछे आए। इसमें जो सबसे आखिरी वाला है वो बड़ा मज़े का था, जिस पे हम हंसे थे कि कैश और सेल। हैंड रिटन पेजेस में कहाँ पे आप, ये बच्चों को मिल नहीं रहा। फाइनल अकाउंट से पहले चैप्टर 13, सबसे आखिरी सिनेरियो बड़ा मजे का था। आखिरी सिनेरियो के साथ आपने लिखा है पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी सिनेरियो के साथ भी लिखें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3,
और सेकंड लास्ट सिनेरियो के साथ भी लिखें पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी सिनेरियो के साथ भी और सेकंड लास्ट सिनेरियो के साथ भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, और जाते जाते हमने ये बात की थी कि दूध ले लो, कॉफी बीन्स ले लो, वो अलग, या फिर हमारे से कॉफी ले लो, तो ये दो अलग अलग बातें थी, डिस्टिंक्ट की डिस्कशन की थी हमने। इस डिस्कशन को इंशाल्लाह आज हम रिज्यूम करेंगे क्लास के एंड पे या अगली क्लास के स्टार्ट में। मैं आप शुरू करने लगा हूं आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। उसमें एक एग्जांपल छोटी सी रह गई थी, वो आपने मुझे अपने नॉलेज की बेस पे करवानी है। पेज नंबर बोलें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स, पेज 366। ये एग्जांपल पढ़ें जी। इधर से व्हाइट बोर्ड से। एक्सपेंस या कैपिटलाइज? एक जवाब आ गया जी, कैपिटलाइज। और कोई? अब A salesperson earns 5% commission on winning contract। पहले मुझे बताएं, 5% उसे कमीशन मिला है ऑन विनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये मुझे लग रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो ये कॉस्ट, तो ये कौन सी बन गई? इंक्रीमेंटल। ये मैंने लगा दिया था सफा 7 कल 7:28 पर अपलोड हो गया था। और दूसरी बात, that was signed during January. The products will be delivered in the current year only. How should the entity be account for this commission? आप बता दें, अगर प्रोडक्ट इसी साल डिलीवर हो जानी है तो सारा रेवेन्यू कब बुक होना है? होले होले या इसी साल? तो अगर सारा रेवेन्यू इस साल बुक हो जाना है तो रेवेन्यू से मैच करते हैं ना कॉस्ट को। तो आपके ख्याल से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो इन्वेंट्री बनी है हमारी, कल हमने इसको कैपिटलाइज किया था एज इन्वेंट्री, और एक्सपेंस करना है जैसे जैसे रेवेन्यू बुक हो। अब रेवेन्यू सारा एक साल बुक हो जाना है, नोट, ये वाला कॉन्सेप्ट था इसमें। Record as an expense if PO is satisfied in 1 year। तो क्या कोई ऐसा सिनेरियो भी है जिसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट को फौरन एक्सपेंस में डाल दें अगर रेवेन्यू 1 साल के अंदर बुक हो जाने, और अगर रेवेन्यू 1 सालों से ज्यादा के अंदर बुक होने तो फिर कैपिटलाइज करके जैसे जैसे रेवेन्यू बुक करें वैसे वैसे कॉस्ट बुक करें, जैसे आम बोतलों की सेल और बाकी चीजों में करते हैं। ओके, नजर मार लें इन पैरास के ऊपर, कभी ऐसे कुछ थ्योरी का सवाल आ जाए। इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड एज एन एसेट द इंक्रीमेंटल को एसेट बनाना है ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर इफ एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर दोस कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर वो कॉस्ट उससे मिलनी है। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और दोस कॉस्ट दैट एन एंटिटी इंकर्स टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट with a customer that it would not have incurred if the contract had not been obtained, not incurred if contract not obtained। अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो कॉस्ट्स भी ना मिलती। ये बात तो हो गई इंक्रीमेंटल की। अब वो बात करने लगे किसकी? नॉट इंक्रीमेंटल। अब वो किसकी बात करने लगे जी? नॉट इंक्रीमेंटल की जरा अंग्रेजी पढ़ें। कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड, जो होती रिगार्डलेस ऑफ वेदर कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड और नॉट, चाहे वो मिलता या ना मिलता, शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड अनलेस, याद आ रहा है, अनलेस 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 के एक्सप्लिसिटली चार्जेबल किसको है? कस्टमर को, चाहे बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले। लेकिन वैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं तो कैपिटलाइज करके भी फिर फॉरेन एक्सपेंस ही कर देंगे ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तो फिर तो 1 ही साल के अंदर हो जाना है। ओके, एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, कहता है मेरा एक प्रैक्टिकल मशवरा है, एन एंटिटी मे रिकॉर्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट एज एन एक्सपेंस। कहते मेरा मशवरा है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट को एक्सपेंस बना लो। हमने कहा कब बबलू? when amortization period of asset
that the entity otherwise would have recorded is 1 year। जब आपका जो इन्वेंट्री है वो आपको फायदा दे 1 साल या उससे कम, यानी अगर आप रेवेन्यू 1 साल के अंदर अंदर बुक कर लो तो क्या बेहतर है कि वो एक्सपेंस भी फौरन रिकॉर्ड कर लो। ओके, अब ना आप दोबारा तस्वीर खींच लें। ये हो गया पैरा 94, पैरा 91, 92, ये हो गया पैरा 91 और 92 नॉट इंक्रीमेंटेड। ये हो गया पैरा 93 और 93 में ये बात भी है और 93 में ये बात भी है। इंशाल्लाह मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा इसको आज नोट्स में डाल के, याद रहा तो। ओके, चलें जी आज की अब कोई बात शुरू करते हैं। बारिश हो रही है, नहीं आपने बोला था अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, बारिश की दुआ बतानी थी तो मुझे पता चल जाना था बारिश हो रही है। अब थोड़े से बड़े हो जाओ। अच्छा आगे चलें। एक हमने रिवाइज किया था कॉन्सेप्ट, एक पढ़ा था, किसी को याद हो? एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था परसों की क्लास में। सवाल मेरे दिल में आ रहा है, 10 मिनट दोबारा उस पर लगा लें। जनरेटर डिलीवर किस दिन हुआ? 7 मार्च को। एंड पैसे लेने का हक आपका कब बनेगा? यानी कि अगले को आप कब कह सकते हैं मुझे पैसे दो? आफ्टर 3 days व्हेन कस्टमर चेक द क्वालिटी। अब आप मुझे बताएं डिलीवरी कब हुई है? डिलीवरी हाईलाइट करें, डिलीवरी कब हुई है? 7 मार्च को। क्या मैं 7 मार्च को सेल बुक कर लूं? मैंने आपके सामने मेरे ख्याल से क्लास में पहले 7 मार्च की डेट डाल के सेल बुक की थी, सबने कहा था ओके। फिर मैंने अगला काम यह किया था कि मैंने कहा था कि कंसिडरेशन ड्यू होनी है 10 मार्च को, तो मैंने 10 मार्च की डेट डाल के रिसीवेबल बुक किया था। डेटर को रिसीवेबल क्या करेंगे हम? डेटर को रिसीवेबल क्या करेंगे? मैंने डेटर बुक किया था। अब फिर हम फटा पड़ गया था, मेरी आपकी लड़ाई शुरू हो गई थी। आपने कहा था कि साइम साहब क्लास में मौजूद नहीं है, तो अब उस दिन तो आपने कहा था कि अब क्या करें, ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा था कि आपने चीजें बेच दी हैं। चीजें बेचना इसमें शर्त है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट तभी बुक होगा जब चीजें बेचेंगे। आपने चीजें बेच दी हैं, पैसे मिलने का हक एग्रीमेंट के मुताबिक डिले हो गया। व्हेन इज द राइट टू रिसीव मनी? आफ्टर 3 days। तो आप डेटर को डेटर कब कह सकते हैं? 3 दिन बाद। लेकिन अभी क्या बुक कर लें? रेवेन्यू। अगर बीच में बैलेंस शीट डेट आ जाए, 8 मार्च को हमारी बैलेंस शीट बंद हो जाए, और 8 मार्च को जब हमारी फर्स्ट करें, 8 मार्च हमारा ईयर एंड है, 8 मार्च को हमारी बैलेंस शीट डेट आ गई, अगर हमने 8 मार्च को उसको डेटर में लिखा होगा, वो बंदे को गुस्सा चढ़ेगा, कहेगा करंट एसेट में डेटर में मुझे क्यों लिखा हुआ है? हम कहेंगे इसलिए कि तेरे से पैसे लेने हैं। वो कहेगा पैसे लेने का राइट अलग बात है, पैसे लेने का राइट तुझे कब मिलेगा? 10 मार्च को। तो ऐसी सूरत में अगर 8 मार्च को हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको करंट एसेट्स में शो करेंगे। किस नाम से? करंट एसेट्स में कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो करंट एसेट्स में ना आजकल डिफरेंट चीजें आ रही हैं, डेटर, स्टॉक, कैश एंड बैंक, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को भी राइट कहते हैं, लेकिन ये राइट कौन सा राइट है? कंडीशनल राइट। कौन सा राइट है? प्रोबेबली कस्टमर थोड़ा वहमी है। कस्टमर ने कहा पैसे लेने का हक कब दूंगा तुझे? जब 3 दिन गुजर जाएंगे। एक सवाल करते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने मेरे ख्याल से पेज नंबर घर से नोट किया हुआ है, घर से काम किया हुआ है आज। हाँ, पेज 359 एग्जाम्पल 6, ये तो कोई और होगी, पेज 374। अच्छा, ये आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो अगले दिन का पढ़ना होता है ना वो पहले ही पढ़ के आ जाते हैं। अच्छा, पता ही नहीं होता। पेज 374। यार आप ऐसे ही सवाल की खुद एंट्रीज कर देना तो कमाल हो जाए। चलें 2 मिनट ले लें।
अस्सलाम वालेकुम हज़रात, सवाल पढ़ें। एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, चलिए छोड़ें, टू ट्रांसफर प्रोडक्ट सी एंड बी टू वाई लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर 1000। घी का डब्बा देना है और जो है वो चीनी का थैला देना है फॉर रुपीज़ 1000। प्रोडक्ट ए, घी का डब्बा मुझे चाहिए 28 फरवरी को। प्रोडक्ट ए इज डिलीवर्ड, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, रेवेन्यू बुक होगा 28 फरवरी को। प्रोडक्ट बी इज डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। अब ना आप बड़े हो जाएं, रेवेन्यू और डेटर एक एक चीज़ नहीं है आज के बाद। अब आप बड़े हो जाएं, IFRS 15 आप पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू और डेटर एक चीज़ नहीं है। रेवेन्यू होता है कंट्रोल ट्रांसफर होने पे, और डेटर रिकॉर्ड होता है व्हेन यू हैव, एक मैं लफ्ज बोलने लगा हूं, मैं नया लफ्ज बोलने लगा हूं, डेटर रिकॉर्ड होता है व्हेन यू हैव अनकंडीशनल राइट। अगर कंडीशनल राइट है, मैं सब लिखवाऊंगा, अभी रिलैक्स रहें, अब बड़े हो गए हैं। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री खत्म हो चुकी है दुनिया से, नहीं है दुनिया में, लेकिन डेटर का एक छोटा भाई पैदा हो गया हुआ है, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट। डेटर को रिसीवेबल भी कहते हैं। अब दुनिया के अंदर यह हो रहा है कि दो किस्म के नाम यूज हो रहे हैं, नंबर 1 डेटर एंड नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एसेट। डेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसीवेबल, डेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसीवेबल। अच्छा, अगर आपने कोई कंडीशन लगा दी है तो डेटर डेबिट ना करें, बोले जल्दी ना, अगर कोई कंडीशन लगा दी है तो डेटर डेबिट ना करें। क्या डेबिट करें? अगर आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो वो डेटर डेबिट कर लें। कोई कंडीशन ना लगाने की इंग्लिश बताएं, अनकंडीशनल। अच्छा जी, प्रोडक्ट ए इज डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। प्रोडक्ट बी इज डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइज एज सेपरेट वादे, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, फिर कोई चीनी और घी मिक्स करके हम हलवा नहीं बेच रहे। अब स्टैंडर्ड में सारी बातें हुआ करेंगी, आप हर सवाल में देखा करें पिछली बातें कैसे रिवाइज होंगी। हम चीनी और घी मिक्स करके कोई हलवा नहीं बेच रहे, चीनी अलग लिफाफे में डाल के देंगे, महीने बाद घी उसको अलग लिफाफे में डाल के देंगे। द प्रॉमिस इज टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइज एज सेपरेट पीओस एंड एलोकेट, शुक्र एलोकेशन कर दी, वरना वो चाहता तो इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस देके एलोकेशन हमसे करवा लेता। इसने एलोकेशन खुद करके दे दिया। एलोकेशन करने के बाद प्राइसेस क्या निकली हैं? ए को 400 और बी को 600। बताएं जी, रेवेन्यू कब बुक होने? 28 फरवरी। इसका रेवेन्यू 31 मार्च। पेमेंट फॉर प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। Payment for product A is dependent on delivery of product B. तुम मुझसे चीनी के, जब मुझे चीनी बेचोगे तब तुम कह सकते हो कि मेरे से घी के पैसे लेने हैं। इसका मतलब है घी का डब्बा बेचते हुए हमारे दिल की आवाज होगी पैसे लेने हैं, या जबान की आवाज होगी? दिल की आवाज होगी। पेमेंट फॉर ए इज कंडीशनल, ए की पेमेंट डिपेंड करती है बी की डिलीवरी पे। बी की डिलीवरी कब होनी है? 31 मार्च को। डेट इज द, उसने तफसील से बताया फिर, डेट इज पूरा 1000 इज ड्यू ओनली व्हेन बोथ प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड। ये तो मतलब बताया उसने इस बात का कि पूरा 1000 ड्यू कब होगा? जब दोनों प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएं। इसका मतलब है पहली प्रोडक्ट डिलीवर करते हुए पैसे ड्यू नहीं है। अब ये कौन सी चीज है दुनिया की कि चीजें दे दी हैं पैसे ड्यू नहीं है? ये नई चीज दुनिया में आई हुई है, इसका क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। दिस मीन्स दैट एक्स लिमिटेड हैज कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। एक ही बात को बार बार कर रहे, 3 दफा उसने एक बात को किया है। इट मीन्स दैट एक्स हैज कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी फॉर प्रोडक्ट ए। इस कंडीशनल राइट के रिसीवेबल का नाम हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रखा हुआ है। अभी इसको काटेंगे, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा आपको। दिस मीन्स दैट एक्स हैज कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम प्रोडक्ट ए। अब जरा एंट्रीज मेरे से बनवाएं ना, तरतीब से चलते हैं। 28 फरवरी रेवेन्यू बताएं, रेवेन्यू 400 किसका? क्रेडिट साइड। थोड़े से नंबर दे देगा एग्जामिनर, बिल्कुल कंजूस नहीं है। आगे चलें।
31 मार्च, हिम्मत, हौसला, जज्बा, क्रेडिट करें। रेवेन्यू कितना? 600। अच्छा, अब ऐसा करें कि रिसीवेबल बुक करें। रिसीवेबल बुक करें 1000 से। रिसीवेबल बुक करेंगे 1000 से? करेंगे। ये कितनी एंट्रीज मैंने की हैं? अभी दोनों टैली नहीं कर रही, लेकिन क्या इतने मार्क्स आप मुझे दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। क्यों? पहली 2 लाइनें पढ़ें। अच्छा, प्रोडक्ट ए इज डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी, ये लाइन पढ़ ली? इधर आए, डन। इसे करें आगे। प्रोडक्ट बी इज डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च, डन। द कंसिडरेशन ऑफ 1000 इज ओनली ड्यू when both of the products are delivered. This means that we have conditional right to receive money for A. A का conditional right है। अच्छा, अब B के बारे में तो उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई। लगाई है? नहीं लगाई। कंडीशन सिर्फ किस पे लगाई है? तो बता दें, when I have right to demand money for both, किस दिन मैं जबान से बोल सकूंगा दोनों के पैसे दो? असूली तौर पे पुरानी अकाउंटिंग में उधर भी डेटा डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री होती होगी, और पुरानी अकाउंटिंग में इधर भी डेटा डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री। पुरानी अकाउंटिंग ये थी IAS 18 में, बट IFRS 15 ने कहा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में एक बात लिखवाई है कस्टमर ने। क्या बात लिखवाई है? तुम्हें BA के पैसे कब दूंगा? तुम मेरे से A के पैसे तब मांग सकते हो जब मैं तुम्हें जब तुम मुझे क्या डिलीवर कर दो? B। अब बता दें, क्या 28 फरवरी को मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा होगा कि मैंने पैसे इससे लेने हैं? इसका नाम क्या है? दिल की आवाज डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट। कितने से? क्या ये जो कंडीशनल राइट मैंने बुक कर लिया है, क्या कंडीशन 31 मार्च को प्रोडक्ट बी डिलीवर करके खत्म होगी? तो जब राइट बुक किया था, अब राइट को क्या कर दें? रिवर्स। बताएं जी। और इस 400 को शिफ्ट कर दिया इधर। अब ये मेरा कंडीशनल क्या बन गया? अनकंडीशनल राइट। अब कोई कंडीशन अटैच है इसके साथ, या अब कोई कंडीशन अटैच नहीं? चलें नोट। नहीं, डिस्क्लोजर तो नहीं है इसके, बस ये प्रेजेंटेशन हेडिंग है इस कॉन्सेप्ट की, कि प्रेजेंटेशन होती है बैलेंस शीट के फेस पे इनको किन नामों से शो करना है। अगर हमारा ईयर एंड 2 मार्च हो, तो क्या हम डेटर शो कर सकते हैं उस बंदे को? नहीं, डेटर शो नहीं कर सकते। इसको जरा लिखें, कंडीशनल राइट। किताब पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उस पर लिखें, और रजिस्टर घर में नहीं मिलने। फिर इस 400 का नाम रखें कंडीशनल राइट। AC का टेम्परेचर कम कर दो भाई। अच्छा, अब किसी पेज पे, किताब पे जगह देखें कोई हो, किस पेज पे? इसी पेज पे हैंड पे जगह है। कौन सा पेज नंबर है? 374। अच्छा, अब 374 पे एक डायग्राम बना लेते हैं, ताकि आइंदा कभी भी ये फटाफटा आए तो आपको ये चीज़ समझ आ जाए। बहुत कम करना था। पेज 374 पे थोड़ी सी जगह इधर छोड़ दीजिएगा, कभी कुछ करेंगे 2 बातें लिख लेंगे। एक बात फिलहाल लिख लें,
आपका एक राइट एस्टेब्लिश हो जाता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स डिलीवर करते हैं ना, तो आपका एक राइट हो जाता है पैसे लेने का। अगर ये राइट किसी चीज पे कंडीशनल है तो नई अकाउंटिंग, बोलें बोलें बोलें, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू क्रेडिट क्यों कर रहा हूं मैं? रेवेन्यू क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? रेवेन्यू क्यों क्रेडिट कर रहा हूं? आफ्टर डिलीवरी की जगह एट डिलीवरी ना लिख लें, एट डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलें जी, एट डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसी चीजें डिलीवर करेंगे, डिलीवरी वैसे अच्छा लफ्ज नहीं है, एट कंट्रोल ट्रांसफर लफ्ज होना चाहिए, क्योंकि बिल एंड होल्ड टाइप चीजें भी आप पढ़ ली हैं अब हमने। तो चलें छोड़ें, कोई नहीं, समझ आ जाएगी आपको बात। एट डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसी चीजें डिलीवर हों, तो डिलीवर होते ही कस्टमर कहे मैं प्रोडक्ट के पैसे नहीं दूंगा जब तक कि तुम फलाना करो, ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, ये ना करो। तो फिर ये हमारा कौन सा राइट हो गया? कंडीशनल राइट। क्या एंट्री करेंगे? लेकिन ऐसा भी तो सोचता था, प्रोडक्ट ए बेचते हुए वो कहता है यार तेरा पैसा हक लेने का, तेरा पैसे लेने का हक है, अल्लाह का शुक्र है तू अच्छा बच्चा, तेरा पैसे लेने का हक है, प्रोडक्ट भी भाड़ में जाए। फिर प्रोडक्ट ए की क्या एंट्री करते? बोले फिर वो ऐसा भी तो ना, प्रोडक्ट ए बेचते वो कहता है यार अल्लाह का शुक्र है आप कितने नेक इंसान है, आपने मेरी प्रोडक्ट ए बेची, आपका पैसा लेने का हक है, लेकिन मुझे थोड़े दिन दे दें। वो तो दिन देना तो अलग बात है, वो तो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स होती है ना। तो आप बता दें कोई कंडीशन लगाई, अगर नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगी, तो पुरानी एंट्री बता दें जो अकाउंटेंट्स करते थे, रिसीवेबल स्लैश डेटर डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा, जब कभी कंडीशन पूरी हो जाए, इधर आए, जब कभी कंडीशन पूरी हो जाए, कैश स्लैश रिसीवेबल या रिसीवेबल स्लैश कैश लिख दूं, जो आप पसंद करें। कई दफा अगला बंदा आके फौरन पैसे भी दे सकता है ना, तो रिसीवेबल डेबिट कर दें और कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कर दें, जब कभी कंडीशन पूरी हो जाए। अगली एंट्री फिर इसमें ये बन जाएगी, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के वक्त पेपर में कितनी एंट्री जहन में आ सकती हैं? प्लीज प्लीज, डिलीवरी ऑफ गुड्स के वक्त पेपर में कितनी एंट्री जहन में आ सकती हैं? दो। नंबर वन, हाँ कंडीशन पूरी हो गई नहीं होगी, इसका सवाल कर लें, कर लें, पास पेपर का क्वेश्चन कर लें, ट्रिच मीर वाला जो हमने किया था उसकी तीसरी एडजस्टमेंट कर लें। 5 मिनट आपको दे रहा हूं, माजरत के साथ आज कुछ नया नहीं पढ़ा रहा अभी मैं, पुराना ही सारा रिवाइज करें। पास पेपर क्वेश्चन 3 ट्रिच मीर रिवाइज करें, पेज नंबर 396, एडजस्टमेंट नंबर 3 करें जी, करेक्टिंग एंट्री करें। मैं आप लोगों की किताबों पे चेक करूंगा अकाउंटेंट की एंट्री जहां आपने अंडरलाइन की होगी। आपको पता कैसे चलता है अकाउंटेंट की एंट्री आ गई है? डेबिटेड, क्रेडिटेड, रिकॉर्डेड, कैपिटलाइज्ड, एक्सपेंस्ड, इस तरह के लफ्ज आए तो इसका मतलब है किस तरफ लेके जा रहा होता है कि अकाउंटेंट ने कोई एंट्री कर दी है। मरहबा। यार वो एलोकेशन वाली वर्किंग भी करनी पड़ेगी।
कस्टमर से जो प्राइस एग्री करें उसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन प्राइस। कस्टमर से जो प्राइस एग्री करें उसे क्या कहते हैं? और वैसे जो मार्केट में बेच रहे हो चीज उसे क्या कहते हैं? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। कर लिया? जल्दी करें, कुछ लोग नहीं कर रहे, जल्दी करें। ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग। कोई बच्चा क्लास में डायरेक्ट ट्राई करे रेक्टिफाइंग। कोई एक दो बच्चा, जरा वो एक दो आप हैं, कोई बच्चा नहीं ओरिजिनल रॉन्ग के बगैर, ओरिजिनल रॉन्ग जहन में सोच के रेक्टिफाइंग जरा डायरेक्ट करे, लिखे बगैर ट्राई करे जरा आज। बहुत आसान है, सोचो जहन में ओरिजिनल रॉन्ग। जिन्होंने रेक्टिफाइंग ज़बानी किया हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4 5। उधर जी, उधर हाइब्रिड में। 6। अब ना साथ वाले को करें तंग, उसी को सरकार एलोकेशन अगे चलो, वो एलोकेशन पे ही लगा हुआ है अभी। सरकार असी सवाल करके फारग हो, तुम एलोकेशन करने लगे हो। यहाँ से पता चल जाता है कि कुछ लोग क्यों पेपर में स्पीड से आगे निकल जाते हैं और आप लगे रहते हैं। इसकी वजह साथ वाले से पूछें प्लीज़, इसको अभी मसले को हल करें, बहुत बड़ा मसला है। PML entered into a contract to sell 1 unit of machine A and 1 unit of machine B for a total price of 16 million। कस्टमर को क्या चार्ज करेंगे? कस्टमर को क्या चार्ज करेंगे? 16। इट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। मशीन ए वाज डिलीवर्ड इन हमारा साल। मैंने आपको कहा था कोई भी डेट आया करें ना, फौरन नजरें नीचे लेके जाया करें, फौरन नजरें झुका लिया करें, कोई भी डेट आए तो। मशीन ए वाज डिलीवर्ड इन दिसंबर टू द कस्टमर वाइल मशीन वाज डिलीवर्ड इन अगला साल। मशीन ए हमारे साल डिलीवर होगी और मशीन बी अगले साल। आप बताएं मशीन ए का रेवेन्यू कब बुक होगा? हमारे साल। रेवेन्यू अभी मैं वो बात नहीं कर रहा जो नहीं की है। और मशीन बी का रेवेन्यू कब बुक होगा? अगले साल डिलीवरी के ऊपर। द कंसिडरेशन ऑफ 16 मिलियन इज ड्यू ऑन द ड्यू को लिखें रिसीवेबल ओनली, ड्यू का मतलब लिखें द 16 मिलियन रिसीवेबल ओनली आफ्टर बोथ मशीन्स आर डिलीवर्ड। इस लाइन का मतलब लिखें कि the consideration of A is dependent on, वही एक मिनट, वही वाला फिक्रा मैं लिखवाता हूं। The consideration of 1600 is due only when both products are delivered। consideration of 16 is due only when both products are, ये वही लाइन मैंने दोबारा लिखवा दिया, ठीक है कोई मसला नहीं, चलें आगे। TML sells machine A and B at a standalone price of 12 and 8। 12 जमा 8 20। 20 वाली चीज कितने की बेची? द अकाउंटेंट, ये तो निहायत ही फारग किस्म का एग्जामिनर है, अकाउंटेंट का लफ्ज़ ही लिख दिया, पीछे रह गया, छोड़ दिया, शर्मिंदा ही किया है। कोई इस तरह का लिखता है द सेल हैज बीन, अकाउंटेंट का लफ्ज़ ही लिख दिया, सब कुछ पता चल गया। छोड़े पहले अकाउंटेंट ने क्या किया, पहले एलोकेशंस कर दें जी। ए बी ट्रांजैक्शन प्राइस स्टैंड अलोन 8। शुरू वाली क्लासेस जहन में लाएं, मैंने कहा था ये 3 फिगर्स गिवन हुआ करेंगी। इसको काट दें। अच्छा जी, 9.6 का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? दिसंबर में। और 6.4 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा जनवरी में, जैसे अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। आगे अब जी जनरल एंट्रीज करनी है। दिसंबर में कौन सी मशीन डिलीवर हुई है? ए। तो रेवेन्यू क्रेडिट बाय हाउ मच? 9.6। रेवेन्यू क्रेडिट करके क्या मैंने मशीन डिलीवर कर दी? ये डायग्राम के जहन में पिक्चर ले लें। क्या मैंने मशीन डिलीवर कर दी? मेरा पैसे लेने का राइट, ये पैसे लेने का राइट, मेरा पैसे लेने का राइट कंडीशन कोई लगी हुई है या कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है? इधर देखिएगा, अनकंडीशनल है या कंडीशनल है? अनकंडीशनल को डेटर कहते हैं और कंडीशनल को
आप बताएं इस साइड वाली पहली एंट्री क्या बनेगी जब कंडीशन लगेगी, ये जब अगले साल कंडीशन पूरी होगी वो अगले साल बाढ़ में जाए भाई, ये एंट्री एक आपकी बनती है। आप बता दें व्हाट इज द ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल एंट्री है भाई। कॉन्ट्रैक्ट टू रेवेन्यू ना बोला करो, ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते थे, आजकल बोलते हैं डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड क्रेडिट रेवेन्यू। टू वाली ये चीज़ खत्म हो गई हुई है, ये इंडियन ऑथर्स लफ्स यूज़ करते थे, फ्रॉम डेटर टू रेवेन्यू, ये पुराने अल्फाज हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्री है, लेकिन ये ज़बानी सोचें, ओरिजिनल एंट्री कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रिसीवेबल द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रिसीवेबल, उसने रिसीवेबल बुक कर लिया है, हालांकि क्या बुक करना था, रिसीवेबल लेटर एक ही चीज होती। एंड रेवेन्यू ऑफ 12 अपॉन डिलीवरी ऑफ मशीन, ये वाला 12 शहजादे ने ये वाला 12 बुक कर लिया। अब एंट्रीज बानी सोचें, डेटर में कितना गया 12, रेवेन्यू में कितना गया 12। रेक्टिफाइंग एंट्री तरह मुझे डायरेक्ट करवाए कोई यार, डेटर में कितना गया, ना तरतीब से चलो, डेटर में कितना गया यार, कुछ तो एंट्रीज पेपर में डायरेक्ट भी कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं होगा। डेटर में कितना गया 12, उसको निकाल दें। कॉन्ट्रैक्ट एसेट में कितना जाना चाहिए था, कितना गया, कुछ नहीं गया, उसने बुक ही नहीं किया अकाउंटेंट ने। और सेल कितनी बुक कर दी 12, कितनी होनी चाहिए थी, कितने से सेल 2.4 से सेल कम कर दें। ये डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री सॉल्यूशन में लिखी हुई ओरिजिनल रॉन्ग, ये तो उन्होंने डायरेक्ट कर ली थी। थोड़ी थोड़ी आदत डालें आप, जब आप लोग पहली रिवीजन करें तो उसी से शुरू कर दीजिएगा, दूसरी रिवीजन में आपकी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे डायरेक्ट एंट्रीज करना। असल में ना इसमें हर अकाउंट के बारे में सिर्फ सोचना होता है, माइंड में एक स्केच बनाना होता है। अकाउंटेंट ने डेटर और रेवेन्यू अकाउंट यूज किया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रेवेन्यू यूज करना है। अब स्टोरी आगे चल पड़ती है, अकाउंटेंट ने डेटर डेबिट किया है, मैंने नहीं करना, अकाउंटेंट ने ये डेबिट नहीं किया, मैंने करना है। ये दोनों इजी मार्क्स होते हैं, पेपर में फौरन मिल जाते हैं। एक थोड़े से मुश्किल मार्क्स होते हैं जिसमें उसकी और अपनी फिगर को कंपेयर करना होता है। उसने बुक किया 12, मैं चाहता हूं 9.6, 12 और 9.6 का डिफरेंस। कोशिश करें प्लीज भाई, वरना टाइम नहीं होगा पेपर में इन चीजों का। ओके, सर अगर ये ना लिखा होता द अकाउंटेंट रिकॉर्ड रेवेन्यू रिसीवेबल अपॉन द डिलीवरी ऑफ मशीन है, क्योंकि 12 ना लिखा होता तो कौन सी पेपर 9.6 ले लेते फिर ओरिजिनल वाली फिगर। अच्छा, ये जी निकालें, बड़ा कमाल सवाल आपको कराना है आज। एग्जाम्पल 6 पेज 359। एक बंदा जी घर बना के देने लगे और दूसरा बंदा घर बनवा रहा है। जो भाईजान मोबाइल पे जो बंदा घर, आप अपना घर बनवा रहे हो मोबाइल पे, जो बंदा घर बना के देने लगे उसे क्या कहेंगे, एंटिटी, एक्सेलेंट। और जो बंदा घर बनवा रहा है उसे क्या कहेंगे, कस्टमर। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। An entity is developing a An entity is developing a multi-unit residential, बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसे आप फ्लैट्स कहते हैं। एक एंटिटी फ्लैट्स बनाने लगी है। आमतौर पे जब फ्लैट्स बनना शुरू होते हैं तो पहले ही वहां अखबार एडवर्टाइजमेंट लगनी शुरू हो जाती है, अपने घर बुक कराएं। आप कहते हैं कहाँ, वो कहते हैं छठे फ्लोर पे हवा पे चढ़ के फील करें, यहां होगा, इस टाइप का ही कहते हैं ना। आपको 7वें फ्लोर पे चाहिए, आप हवा में फील करें 7वां फ्लोर। अ कस्टमर एंटर्स इनटू अ बाइंडिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद एंटिटी। एक कस्टमर ने एंटिटी से वादा किया है कि तुम मुझे ऐसा करो, एक घर बेच दो, स्पेसिफाइड यूनिट दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जो भी तामीर हो रहा है। हो सकता है फर्स्ट फ्लोर तक काम पहुंच गया हो, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोई घर एक बन रहा हो। घर तो 4, 5, 6 होते हैं एक फ्लोर के ऊपर। ईच घर हैज अ सिमिलर फ्लोर प्लान, हर घर 10 मरले का है, एंड इज ऑफ अ सिमिलर साइज। फ्लोर प्लान यानी कमरे वगैरह और सिमिलर साइज है।
बट एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट, उसके बाकी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल लोकेशन, कुछ कोने वाले हैं वहां से सी व्यू नजर आ रहा होगा, कुछ पिछले कोने वाले हैं वहां से घास नजर आ रहा होगा, कुछ दरमियान में है वहां ना इधर वाला कुछ नजर आ रहा होगा ना इधर वाला। तो डिफरेंट लोकेशंस हैं विद इन द कॉम्प्लेक्स। द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन इज यकम जनवरी 2008। यकम जनवरी 2008 को कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 30 लाख। रेवेन्यू जो सेलर ने बुक करना है वो 30 लाख है। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन एंड पोजेशन इज 31 दिसंबर। 2 साल में इंशाल्लाह घर बन के कंप्लीट भी हो जाएगा और उसको दे भी दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ 31 दिसंबर ईयर एंड है हमारा, 31 दिसंबर 8। कॉन्ट्रैक्ट कब पकड़ा? यकम जनवरी 8 को। कितने साल में बना के देने? 2 साल में। पहले साल के एंड पे, अकाउंटिंग नहीं समझा रहा मैं, कुछ समझाने में भी आपको बता दूंगा, अभी तो 2 बंदों की बातें हो रही हैं वो सुना रहा हूं। तो उसने कहा यार 60% घर फोन करके 31 दिसंबर 8 को बताया, यार अल्लाह का शुक्र है आपका घर 60% पूरा हो गया है, कमरे कुमरे बन गए हैं, बाथरूम किचन रह गए हैं, आगे चले, हमारी सुई कल की उधर ही अड़ी हुई है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अगला पहला बुलेट, कस्टमर ने यकम जनवरी को बिफोर डिलीवरी, कस्टमर ने यकम जनवरी को पैसे दे दिए 10%, 3 लाख रुपए की एंट्री करेंगे इंशाल्लाह अभी हम। कस्टमर ने 3 लाख रुपए दे दिए, ये पैसे उसे रिफंड, हाँ 3 लाख 10%, यस आई नो 3 लाख। कस्टमर ने 3 लाख रुपए दे दिए, रिफंडेबल ऑनली, ये कस्टमर को वापस मिल जाएंगे अगर सेलर फेल हो जाए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने पे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है यार, अगर तूने ये घर ना बना के दिया यार फिर तुझे पैसे वापस कर दूंगा। यार कोई मसला हो गया, तू यूरोप चला गया, ये कॉम्प्लेक्स सारा हुकूमत ने कब्जे में ले लिया, कोई कहते हैं 3 लाख हम वापस कर देंगे आपको। नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात। चलें आगे। द रिमाइंडर ऑफ द प्राइस 27 लाख मेरे ख्याल से ना। द रिमाइंडर ऑफ द प्राइस, नो अकाउंटिंग की डिस्कशन, 2 बंदों की बातें सुने। द रिमाइंडर ऑफ द प्राइस ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाकी इंशाल्लाह तुम 31 दिसंबर को दे देना। द रिमाइंडर इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स फिजिकल पोजेशन ऑफ द यूनिट, जिस वक्त कस्टमर को फिजिकल पोजेशन दे दी जाएगी, यानी बकाया पैसे कब होने? 31 दिसंबर 2009 को। अब बता दें जी, बीइंग अ सेलर मुझे यकम जनवरी को कितने पैसे मिलेंगे? 3 लाख। बीइंग अ सेलर मुझे 31 दिसंबर को कितने पैसे मिलेंगे? 2 साल के दरमियान एक एडवांस में पैसे होंगे, एक पैसे मिलेंगे जब मैं चीज बना के दे दूंगा। बड़ी नॉर्मल सी टर्म है, जैसे आप फर्नीचर के बारे में करते हैं, एडवांस पकड़ लो, जब फर्नीचर बना के देना तब आपको बाकी। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स, हाँ इन 2 सालों में बेगम भी तो कह सकती है सरताज किसी और मुल्क ना चले, सरताज कह के इथोपिया ले जाना, और मैं तो फिर यही कर सकना, चलो सरताज खैर है इथोपिया चलते हैं। अब ऐसी सूरत में कस्टमर जाएगा और कस्टमर कहेगा भाईजान 3 लाख रुपया दिया हुआ है तुम्हें, भाईजान सॉरी, इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ यूनिट, 31 दिसंबर 9 से पहले अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, द एंटिटी ओनली हैज द राइट टू रिटेन द डिपॉजिट, एंटिटी के पास सिर्फ राइट होगा डिपॉजिट रखने का। किसी भी टाइम 2 साल में अगर आप चले जाएं तो हमारे पास कितना डिपॉजिट रखने का राइट होगा? सेलर के पास 3 लाख रुपए। रिक्वायरमेंट बाढ़ में जाए। मुझे बता दें जी, मैं पहले साल कितने % रेवेन्यू बुक करूं? बोले मेरे जल्दी बोलें। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, जल्दी जल्दी जल्दी। पहले साल कितने % रेवेन्यू बुक करूं? पहले साल कितने % रेवेन्यू बुक करूं? चलें जी, पहला सवाल मेरा, जैसे जैसे वो घर बना के दे रहे मैं वैसे वैसे उसको इस्तेमाल कर रहा हूं? नो। आगे चलते हैं। रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करने का मतलब है 60% से मल्टीप्लाई कर दें। क्या उसका अपना कोई कॉम्प्लेक्स है जहां, ऐसे मुंह हिला रहे हैं जैसे यार मुझे सवाल दोबारा दिखाना पड़ा है, क्या उसका अपना कोई कॉम्प्लेक्स है जहां वो लोगों को, बहुत सौ को अपनी, सेलर की बात कर रहा हूं, सेलर का कोई अपना प्लाजा बना रहे ना, अपना कॉम्प्लेक्स है कि कस्टमर की जमीन पे आके तो नहीं बना के दे रहा, सेलर का अपना कॉम्प्लेक्स है और वहां वो खुद लोगों के लिए घर बना के देता है। तो क्या जैसे जैसे वो घर बना के दे रहे वैसे वैसे एक एसेट इनहेंस होके कस्टमर को उसका कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, यानी सेलर उसकी घर आके उसकी लैंड पर आके घर तामीर करके दे रहे, कि जैसे जैसे बनाता जाए ये सेलर बहुत से लोगों के घर तामीर करके दे रहे अपनी लैंड पर।
अपना कॉम्प्लेक्स है उसका, सेलर अपनी लैंड पर घर तामीर करके दे रहा है। जैसे जैसे परफॉर्म कर रही है एंटिटी, वैसे वैसे एक एसेट इनहेंस तो हो रहा है, लेकिन ये इनहेंस होना चाहिए कहां? कस्टमर के पास आके, नॉट सेलर। ये उस टाइप की चीजें हमने फोन करके क्या, फर्नीचर अपनी दुकान पे बना। इसके लिए है तीसरा पॉइंट, इसमें दो शर्तें पाई जानी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तू अपने ही कॉम्प्लेक्स में बना, कोई मसला नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में या तो आप ये लिख दें कि स्पेशलाइज्ड घर है, गोल सा, जो दुनिया में कभी बना ही नहीं, वो तू मेरे लिए बना, वो भी और बात है, वो ठीक बात है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर लिखवा दे कि तू ये घर और किसी को बेच नहीं सकता। ऐसी बात तो कस्टमर ने नहीं लिखवाई हुई, ऐसी बात तो कस्टमर ने कहीं नहीं लिखवाई हुई, तू किसी को बेच नहीं सकता। और दूसरी बात, ऐसी बात भी नहीं है कि ये बहुत ही स्पेशल एसेट है कि कस्टमर के अलावा और किसी के काम का ही नहीं है। और सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एंटिटी हैज राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। बीच में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो जितना काम होगा उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। ना ना ना, बल्कि उल्टा लिखा हुआ है सवाल में, द रिमाइंडर इज पेएबल ऑन कंप्लीशन। ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है कि अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो मैं तुम्हें थोड़े से पैसे, ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है? कल का सवाल पढ़ाऊंगा, फिर ये सवाल दोबारा पढ़ेंगे, उसमें ऐसी लाइन लिखी होगी। आप बता दें, जैसे जैसे वो बना रहे वैसे वैसे कंज्यूम कर रहे हैं? क्या उसकी प्रेमिसिस पे जाके क्रिएट और एनहेंस कर रहे हैं? क्या अपनी प्रेमिसिस पे कर रहे हैं? सेलर अपनी प्रेमिसिस पे? हाँ, दो शर्तें ढूंढें। क्या कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है किसी को और को बेच नहीं सकता? क्या ऐसा है कि स्पेशलाइज्ड एसेट है? क्या कॉन्ट्रैक्ट में कहीं लिखा हुआ है जितना काम हो गया उतने काम के तुम्हें पैसे दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए? कुछ भी नहीं होगा। डन। अब बता दें, ओवर टाइम रेवेन्यू बुक होगा या तीनों में से एक बात भी नहीं पाई जा रही? तो अगर ओवर टाइम बुक नहीं होना तो पेज एक कोई पढ़ेंगे किताब पे हम, ये कोई पेज मैंने किताब का खोला है, छोड़ने पड़े। इफ पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम एन एंटिटी सेटिस्फाइड द पीओ एट अ पॉइंट इन टाइम, तो समझा जाएगा ओवर टाइम सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए किस पे ट्रांसफर हो रहा है? एट अ। अब वो सवाल जहन के अंदर लेके आए कुशान वाला, उसमें हमने पहले जो पार्ट किया था उसमें रेवेन्यू साथ साथ बुक किया था, और दूसरे पार्ट में पहले साल हमने रेवेन्यू बुक नहीं किया था। दूसरे पार्ट में पहले साल हमने रेवेन्यू बुक नहीं किया था क्योंकि वो एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर हो रहा था, और फिर दूसरे साल जाके सारा रेवेन्यू एकदम बुक कर लिया था। ये कितने लोगों को याद आ रहा है? दूसरे साल जाके सारा रेवेन्यू एकदम बुक कर लिया था। अब मुझे बता दें, इसमें डिसाइड क्या करना है? रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करना है या ओवर टाइम? पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम? बताएं, बिकॉज नन ऑफ द थ्री क्राइटेरिया इज, वो तीनों पूरे नहीं होने, उन तीनों में से कोई एक, लेकिन कोई एक भी नहीं हो रहा। आप बता दें जी, सवाल की रिक्वायरमेंट ना पढ़ें जरा, पहले मुझे बता दें, यकम जनवरी को क्या एंट्री होनी है? कैश डेबिट लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 30 लाख से या 3 लाख से? 3 लाख से। 30 लाख टोटल है, उसका 10%। अच्छा, ये मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 8, यकम जनवरी 2008। इस साल और कोई एंट्री नहीं होगी। अगला साल आएगा 31 दिसंबर 2009। 31 दिसंबर 2009 को जब मैं कंट्रोल ट्रांसफर करूंगा तो क्या मैं रेवेन्यू बुक करूंगा? कंट्रोल ट्रांसफर इन एंटिटीज डेवलपिंग, अ कस्टमर एंटर्स इनटू अ बाइंडिंग सेल कॉन्ट्रैक्ट, ईच यूनिट हैज अ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन इज द एक्सपेक्टेड डेट इज इतने, द एंटिटी ईयर एंड इज इतने, द रिमाइंडर कितने वो कि, हाँ ये ना, ये लिखा हुआ है, द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पोजेशन एंड ट्रांसफर इज 31 दिसंबर 2009। कंट्रोल का ट्रांसफर होने, तो यार ये नमाक्सा पेपर में आपने फौरन लेने हैं। रेवेन्यू बुक करें, रेवेन्यू बुक पूरा 3 मिलियन, एक्सेलेंट, रेवेन्यू बुक पूरा 3 मिलियन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट किताबों में पढ़ा रहे या खत्म कर दूं? खत्म कर दें। कितने से?
3 लाख से। अब एक पेमेंट होनी है, पेमेंट ढूंढे, पेमेंट। द रिमाइंडर ऑफ इज पेएबल अपॉन व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स द फिजिकल पोजेशन। तो बता दें पैसे कब आने हैं, कितने। और ये देखिए अकाउंटिंग बहुत आसान है, आसान इसलिए कि ये अगर आप कभी फर्नीचर ऑर्डर करें तो वो भी यही होता है, 2 साल बाद तो मुझे फर्नीचर दे देना, तो ठीक है यही वाली एंट्रीज होंगी, नॉर्मल सी एंट्रीज। लेकिन ये मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट पहले ही पूरी की है। जनरल एंट्रीज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, द यूनिट इज कंप्लीटेड एंड पोजेशन इज ट्रांसफर्ड ऑन। सब अच्छा चला, यूनिट क्या हो गया, कंप्लीट है तो मैं डिलीवर कर सकता हूं। यूनिट अगर कंप्लीट हो गया तो मैं डिलीवर भी कर सकता हूं, और अगर यूनिट कंप्लीट हो गया तो ऐसी सूरत में मैं रेवेन्यू भी बुक कर सकता हूं। डन। अच्छा अगला, सबर अगला, द एंटिटी एलोकेटेड द यूनिट टू अनदर कस्टमर ऑन यकम मार्च। 2 महीने बाद एंटिटी ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, वो भाड़ में गए 2 महीने। पहले मुझे बताएं यकम जनवरी को क्या हुआ होगा, पहले मुझे बताएं यकम जनवरी को क्या हुआ होगा, यकम जनवरी को क्या हुआ होगा। एडवांस पकड़ा होगा, 2 महीने बाद कोई और बंदा आया होगा सेलर के पास, उसने कहा होगा सेलर यार बड़ी कमाल चीज बना रहे हो, मुझे बेच दो। सेलर ने कहा देखी जाएगी, तुझे बेच देता हूं। एक लाइन ढूंढे, ये लाइन इससे लिंक हो रही है। द एंटिटी एलोकेटेड द यूनिट टू अनदर कस्टमर ऑन यकम मार्च। द कस्टमर किधर है, एंटिटी डिफॉल्ट किधर है, फंडेबल एंटिटी। यार हाथ दोगी यार, अजीब दीवाना बनाया हुआ है। अच्छा, द एंटिटी एलोकेटेड द यूनिट टू अनदर कस्टमर, किसने डिफॉल्ट किया है, कौन। अच्छा चलें थोड़े, कौन वादे से मुकर है, सेलर वादे से क्यों मुकर गया, सेलर ने यकम मार्च को किसी और को ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट कर लिया। एंटिटी एलोकेटेड, बेचा तो नहीं, अभी तो 2 साल बनने में, एलोकेट कर दिया, किसी और के लिए रख दिया। ये द कस्टमर पेज 10% डिपॉजिट रिफंडेबल ओनली इफ द सेलर फेल्स टू कंप्लीट। क्या आपको लग रहा है इस लाइन से सेलर फेल्स टू कंप्लीट, सेलर ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें कंप्लीट नहीं करके दे रहा। आप बता दें क्या करें, जल्दी इसी साल 31 मार्च को, जान ले लें 31 मार्च को क्या करें, रिफंड मांगे कस्टमर, रिफंड मांगे पैसे। आप बताएं जी रिफंड करने की एंट्री उल्टी कर दें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट। आपने रेवेन्यू क्यों नहीं बुक किया, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इस कस्टमर को सेटिस्फाई, किसी और कस्टमर को बेचेंगे तो फिर रेवेन्यू बुक कर लेंगे। 31 मार्च 1 मार्च, अगले साल की एंट्रीज होंगी, अगले साल की एंट्रीज होंगी नहीं। आप भोले कस्टमर यकम को पैसे दे के आए और यकम मार्च को चपेट खा के पैसे वापस ले आए, तो ईयर एंड 31 दिसंबर 9 में कोई एंट्रीज नहीं होंगी। अब मुझे पता तब चलेगा, आपको समझ आ गई, जब तीसरा आप खुद कर दें। द एंटिटी कंप्लीट्स द यूनिट, उसने कंप्लीट कर दिया यूनिट, बट कस्टमर डिफॉल्ट्स, कस्टमर ने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये रे तुम और ये रहा तुम्हारा घर, जाओ भागो। एंटिटी ने फिर प्लान्स करे कि किसी और को भेज देते हैं, लोग बड़े मिल जाएंगे लेने वाले। ये लाइन कहां से मिल रही है, ये लाइन कहां से मिल रही है, किसने डिफॉल्ट किया है, कौन अपने वादे से मुकर है, एंटिटी कंप्लीट बट कस्टमर अपने वादे से मुकर गया। इफ द कस्टमर मुकर जाए तो द एंटिटी बिफोर कंप्लीशन, ऑन कंप्लीशन एक ही बात है, अब उसने, देन एंटिटी ओनली हैज, बोले राइट टू रिटेन द डिपॉजिट। एंटिटी उससे किए हुए काम के पैसे मांगेगा नहीं, एंटिटी सिर्फ क्या करेगा, डिपॉजिट को ले लेगा। आप वापस कर दें उसे, या कस्टमर को कहें सॉरी भाईजान आपने बहुत हमें तंग किया है, हमने चीज आपके लिए बनाई थी और अब आप ले ही नहीं रहे, अब हम उसका एडवांस क्या ले लें, जब्त कर लें। एक्सेलेंट, और रेवेन्यू बुक कर लें। जी मोहतरम,
पहले मुझे बताएं 2008 के साल में क्या एंट्रीज होंगी? डेट डाल देना, डेट डाल दें। 1 जनवरी 8। बोलें जी कैश डेबिट 3 लाख। ओके आगे चलें। ईयर एंड, चलो पूरा लिख दो। ईयर एंड 31 दिसंबर 9। बोले जी 31 दिसंबर 9 को ही मैंने फ़ोन किया, भाईजान 31 दिसंबर, माशाल्लाह जी आपको मुबारक हो, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है जो आपने मुझे घर कहा था वो आपका जो है वो बन गया। कस्टमर ने चपेड़ मार के फ़ोन बंद कर दिया, मुझे नहीं चाहिए घर। मैंने कहा चल फिर ये देख मैं तेरे, अब तो वो खुश हो जाएगा, रेवेन्यू बुक करेगा मुफ्त का। 3 लाख इससे भी मिल गया और अगले किसी को भी 30 लाख का बेच देगा, तो 3 लाख इससे जो मिला उसको रेवेन्यू बनाए। 27 लाख वाली स्टोरी क्यों नहीं है? क्योंकि बेचा ही नहीं, क्योंकि बेचा ही नहीं। वैसे मजे का सवाल था, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, इसलिए कि वो जब्त हो गया पैसा। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स द एंटिटी ओनली हैज द राइट टू रिटेन द डिपॉजिट। हमारे पास हक है कि डिपॉजिट रख लें। अब मेरा एक आपसे सवाल है कि लायबिलिटी खत्म करने का तरीका क्या है? इनकम में डाल दूं या पड़ी रहने दूं? इनकम में डाल दें। और एसेट खत्म करने का तरीका ये एक्सपेंस में डाल दें। ये हमने क्या रिकॉर्ड की थी? खत्म करनी है। नहीं 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 यार, ये स्टैंड रेवेन्यू ही है बस, ठीक है, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट तो कॉम्प्लेक्स बेचने का था, रेजिडेंशियल, और वो आप नॉर्मल ऑपरेशन है आपके बिजनेस के। जी वो बिल्कुल 2 साल का फर्क था, डिस्काउंटिंग करनी थी। इग्नोर फाइनेंसिंग कंपोनेंट, इग्नोर अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। सवाल में लिखा हुआ है डिस्काउंटिंग वगैरह इग्नोर कर दें। एक्सेलेंट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, डिस्काउंटिंग वगैरह करनी थी लेकिन वो छोड़े पड़े, बस वो कहते नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्यों इग्नोर करें? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का क्या मतलब है? वो जो रॉ मटेरियल, नहीं, वो जो रॉ मटेरियल वगैरह इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी तो एंट्रीज होती है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, डेबिट रेवेन्यू, तो वो वाली चीजें छोड़ें। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती हैं? बिल्डिंग बनाने के लिए क्या लग रहा होगा इसका? मटेरियल। क्या इस बंदे का जीपी निकाल सकते हैं आप? इस तरह आपको समझ आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाली बात। क्या इसका जीपी निकाल सकते हैं बंदे का? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि रेवेन्यू का डाटा गिवन है, कॉस्ट वाली साइड का डाटा गिवन नहीं है। चलें जी क्लोज कर दें, अगला फिर शुरू करते हैं।